अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक डॉक्टर से जो अमेरिकन क्वालिफाइड डॉक्टर है और अमेरिका में है, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एमडी हैं, डॉक्टर इन मेडिसिन, अब्दुल्ला खबर नाम है इनका। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपने अपना जो सफ़र है इस फील्ड का, बीइंग एज डॉक्टर, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल थी, क्या मामला थे, फिर यूएसए में गए, वहाँ पर जाके फर्दर आपने क्या, एक शॉर्ट सा अपना एक इंट्रो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। स्टोरी मेरी जिस तरह एक आम स्टूडेंट यहाँ पर होता है, मेरी अर्ली स्कूलिंग में मेरी लाहौर से ही थी। लाहौर से थी, ठीक। लाहौर से मैं क्रेसेंट स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया था। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अपनी एफएससी की प्री मेडिकल के अंदर। फिर जो टिपिकल एक पैथवे है एडमिशन टेस्ट का, एडमिशन टेस्ट के बेस के ऊपर मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ, जहाँ पे 5 साल मैंने ग्रेजुएशन की। मतलब 5 इयर्स आपने एमबीबीएस किया? हाँ जी। तो ग्रेजुएशन के बाद हाउस जॉब मैंने स्टार्ट की। उस वक्त मेरा प्लान बना अब्रॉड जाने का। अब मोस्टली आपको 3 से 4 ऑप्शंस जो मोटी मोटी हैं, उसमें एक यूएस आती है। इसके अलावा मेरे काफ़ी कलीग्स यूके भी गए, कुछ लोग दुबई या गल्फ़ जाके सेटल हुए, और मेरी ग्रेजुएशन एक्चुअली 08 की। तो उस वक्त एक नया ट्रेंड भी था ऑस्ट्रेलिया जाने का, तो काफ़ी कलीग्स मेरे ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। तो ये था मेरा पैथवे। तो सिंस मैंने डिसाइड किया था यूएस के लिए, तो हमारा अपने जिस कंट्री में जाना, हर कंट्री का अलग से ना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। अगर यूके का है तो उनका अपना एग्ज़ाम होगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उनका अपना होगा। मेडिसिन, हाँ जी, मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है कि आप किसी भी कंट्री में जाओ, आपको उस कंट्री का लाइसेंस लेना होता है, और उस कंट्री का लाइसेंस के लिए आप जिस कंट्री में भी जाओगे उनका अपना एग्ज़ाम होगा। पाकिस्तान का एग्ज़ाम, यस, अगर आप पाकिस्तान से आप डिग्री कोई कर रहे हो तो आप एलिजिबल होगे वो एग्ज़ाम देने के लिए, बट फिर भी आप एग्ज़ाम दोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पाकिस्तान से, अगर आपके पास डिग्री है तो यूएस या यूके उसको एक्सेप्ट कर ले। ये एक्सेप्ट नहीं करते? हाँ जी, सिर्फ आप जब तक आप उनका अपना एग्ज़ाम ना पास करें। तो यूएस का सर कौन सा एग्ज़ाम है? उसको हम बोलते हैं USMLE, इसको यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी USMLE है। अच्छा सर, क्या जब आपने अपने एमबीबीएस कंप्लीट किया, उसके बाद आपने अपनी जो मेडिसिन, डॉक्टर मेडिसिन के लिए आपने अपनी 2 लेवल्स पाकिस्तान में बैठ के आपने क्लियर किए, फिर आपने अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई किया, और 3rd लेवल को क्लियर करने के लिए जब आप यूएस पहुंच गए, उसके बाद क्या स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ी, क्या किस तरह के मामला, क्या ज़रा वो बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, उसमें जो मेन फ़र्क है पाकिस्तान के ग्रेजुएशन में, मैं ग्रेजुएशन आई मीन जो मेडिकल स्कूल का जो आपको जो सफ़र होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी चूँकि कंट्री में भी रिसर्च ओरिएंटेशन हमारी इतनी नहीं होती ना। जब आप रेजिडेंसी, जिसको हम यहाँ पे हाउस जॉब या जिसको आप ट्रेनिंग बोलते हो, वो टर्मिनोलॉजी वहाँ पे हम इसको रेजिडेंसी बोलते हैं, यहाँ पे इसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो जो आप compete करते हो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, जो इंडिया से भी आ रहे हैं, जो अमेरिकन्स भी हैं, जो वहाँ पर कैरेबियंस भी हैं, कैरेबियन में भी खासे मेड स्कूल्स हैं, तो उनमें रिसर्च ओरिएंटेशन उनकी हमसे काफ़ी बेहतर होती है। तो जब आपको जॉब मिलती है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। पाकिस्तान में जिस तरह जब मैंने एफएससी में मैंने किया, एफएससी के मेरे स्कोर्स, मेरे मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जिसको हम MCAT बोलते हैं, उनके स्कोर्स और उसकी बेस के ऊपर बनता है। अब ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, स्कोर और पर्सनैलिटी। पाकिस्तान में सिर्फ स्कोर चलता है, उसकी बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है। अब वहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा हो रहा है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में, हाँ, उसमें ये बात सच है कि स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट आपकी रिसर्च कितनी है। हो सकता है कि आपके स्कोर अच्छे ना हो, बट अगर आपकी रिसर्च आपकी इतनी अच्छी है, क्योंकि ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करती है रिसर्च के थ्रू, इसलिए वहाँ पर रिसर्च पे काफ़ी फोकस दिया जाता है। नाउ अनलेस आपके स्कोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो फिर आपको रिसर्च ना भी हो तो काम चल जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल एवरेज, आई मीन अगर आपका स्कोर्स एवरेज है, थोड़े अबव एवरेज भी हैं, तो फिर आपको बाकियों के साथ compete करने के लिए आपको रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। ऐसा कट ऑफ नहीं है कि आपका इतना स्कोर हो तो आपको गारंटी मिलेगी। कुछ लोगों के स्कोर बहुत अच्छे होंगे, उनको नहीं मिल सकती फॉर सम अदर रीजंस। मे बी वो इंटरव्यू में ना परफॉर्म कर पाए, मे बी उनको पर्सनालिटी, जिस बंदा आपको इंटरव्यू कर रहा है उसको ना पसंद आए।
तो फिर आपको अपना रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए आपको रिसर्च साइट पे जाना पड़ता है। अभी सर आपका जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यूएसए में किस हॉस्पिटल में है, और क्या थोड़ी सारी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स। श्योर। तो फिर 3 साल के बाद मुझे जॉब ऑफर हुई न्यूयॉर्क के अंदर ही। मैंने रेजिडेंसी की मेडिसिन, अगेन रेजिडेंसी मींस ट्रेनिंग ओवर है, जिस तरह यहाँ पे FCPS की ट्रेनिंग होती है, तो 3 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, वो 3 साल की। फिर मेरा चूँकि शौक, जब मैं पाकिस्तान में था तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे शौक था कार्डियोलॉजी करने का। कार्डियोलॉजी हार्ट की स्पेशलिटी को बोलते हैं। तो ड्यूरिंग माई रेजिडेंसी मैंने फिर अप्लाई किया फेलोशिप के लिए। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मुझे वेट ना करना पड़ा, मुझे डायरेक्टली फेलोशिप भी ऑफर हो गई। क्योंकि होता ये कि रेजिडेंसी के बाद भी अक्सर आपको 1-2 साल आपको और रिसर्च करनी पड़ती है उस स्पेशलिटी के अंदर जाने के लिए। तो वहाँ पे मेरा अभी भी मानना है कि यार अगर आपने मेहनत की हो ना, तो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। अल्लाह मियाँ आपको देख रहा है, हर बंदे का एक टाइम है, आपका रिस्क आपका लिखा हुआ है। आपका काम मेहनत करना है, देना, नवाजना वो ज़ात करती है। नॉर्मली जो सैलरीज वगैरह होती हैं, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से नॉर्मल सैलरीज क्या चल रही हैं यूएस मार्केट में, और ज़्यादा सैलरीज यूएस बेस्ड मार्केट में है या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? थोड़ा सा इस बारे में बेसिक आइडिया, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं वो देखते हैं यार कि हम MBBS कर चुके हैं, फर्दर हम अपना जो कैरियर पाथ है वो किस कंट्री की तरफ करें। ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस यूएस का है तो आप बता सकते हैं, मगर आपके फ्रेंड्स आगे पीछे सर्कल में होंगे जो कहते होंगे नहीं यार वो ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ, मैं बात करूँ सैलरीज की। सही। अगेन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई थिंक USC आपको सबसे ज़्यादा पे करता है। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक नंबर 2 पे आता है। ऑस्ट्रेलिया नंबर शायद ऑलमोस्ट सेम ही है, बट क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इस वजह से अगर आप वो भी देखो ना कि आपका ख़र्चा भी कितना है, तो वो उनका थोड़ा ज़्यादा है। UK उसके बाद है। गल्फ़ भी आपको रीज़नेबली पे कर देता है, बट अगेन अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो आई थिंक US इज़ द वन हु पेज यू द मोस्ट। नो, थोड़ा डिफरेंस होता है। US में आपको टाइम लगता है। मैं इवन अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ तो मैं एज PGY5 काम कर रहा हूँ। अमेरिकन मार्केट में सैलरी हमेशा आपकी एनुअली कंसिडर होती है। तो मेरी जो सैलरी अभी है वो जो एटलीस्ट बेसिक सैलरी है मेरी, वो मेरी $85,000 है। इसमें टैक्स कटना होता है ऑफ कोर्स। ना जब आप 3 साल मेडिसिन की रेजिडेंसी कर लेते हो, उसके बाद आपको मेडिसिन का लाइसेंस मिल जाता है। मेरे पास मेडिसिन का लाइसेंस है, तो अक्सर लोग, मतलब मैं भी करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट्स पकड़ लेते हो। वो एक्स्ट्रा शिफ्ट जो होती है, क्योंकि जब अब मेन आपका है, आपको एक बार लाइसेंस मिल जाए, चाहे वो मेडिसिन का हो किसी भी का हो, उसके बाद आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी एटलीस्ट 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। मतलब मेडिसिन, अब मेरी हालांकि मैं 5वें साल में हूँ, सैलरी मेरी 85,000 है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी पहली सैलरी PGY1 जो फर्स्ट ईयर की थी वो ऑलमोस्ट $65,000 थी। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आपने पाकिस्तानी मार्केट में भी मतलब अपनी एजुकेशन ली और अपना एक टाइम दिया, फिर आप US के, अभी आप स्टिल US में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या ऐसे रिग्रेट्स हैं, या क्या अगर ये वक्त या आपका कैरियर अगर शुरू हो दोबारा से, या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, कोई टाइम मशीन के, यार मैं मैट्रिकुलेशन करूँ, फिर इंटरमीडिएट करूँ, फिर MBBS इस तरह करूँ या स्पेशलाइजेशन इस तरह करूँ, तो क्या आप कोई एडवाइस करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मुझे कोई रिग्रेट है, बिकॉज मेरा मानना है कि जो आपका, जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि जब आपका टाइम है ना, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलना ना उससे पहले मिलना है। अगर मुझे मौका मिले तो जो गलती मैंने की थी, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो चीज़ वही होती है, वही चीज़ है जो आपने बाद में एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप पहले स्टार्ट करोगे तो उसका हेड स्टार्ट बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज के वही सब्जेक्ट्स जो मैंने दोबारा पढ़े मेडिकल कॉलेज ख़त्म करने के बाद, तो मुझे चाहिए था कि मैं उस वक्त जो एग्ज़ाम मैंने कॉलेज ख़त्म होने के बाद दिया, मैं वही चीज़ मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं अगर वो एग्ज़ाम पहले कर लेता तो मैं 2, 3, 4 साल अपने बचा सकता था। ना एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मेरे आप के कज़न्स हैं जिन्होंने मेरे बाद में मेडिकल स्कूल किया, उनको मैंने ये बात बोली कि देखो बच्चे, अब बजाय ये कि तो मतलब काफ़ी लोग करते हैं ना, आप कॉलेज जाते हो,
कॉलेज इटसेल्फ जाना इन इट्स एन अचीवमेंट, सो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। तब आपको अक्सर लगता है कि अच्छा ये मेरा टाइम है, टाइम स्पेंड करने का, कुछ अच्छा टाइम गुजारो। मगर आप उसी टाइम को अगर आप उसको यूटिलाइज़ करो, वही एग्ज़ाम जो आपने 4 साल बाद देना है, अगर आप उसकी तैयारी पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि चीज़ वही है, कान यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, बेहतर अगर पहले पकड़ोगे तो आपको बाद में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। होता क्या है कि आप कॉलेज ख़त्म करते हो, फिर हाउस जॉब करते हो, फिर आपको दोबारा वही चीज़ क्रैमिंग वो दोबारा करनी पड़ती है। अगर आप वो एग्ज़ाम्स पहले दे दो, जो लकीली अब वो ट्रेंड आ चुका है। हमारी बार एक्चुअली वो ट्रेंड नहीं था, हम लोग वही के पहले कॉलेज ख़त्म करेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन, फिर हाउस जॉब वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जैसे मैंने बताया कि पहला USMLE स्टेप 1 बेसिक्स का है। तो बेसिक्स हमारे मेडिकल कॉलेज में आपका फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक पढ़ाई जाती हैं। तो जब आप 4th ईयर में होते हो तो 4th ईयर के स्टार्ट में अगर आप वो एग्ज़ाम दे दो तो आपका वो एग्ज़ाम आपका चेक मार्क हो गया। जब आप फाइनल ईयर में आते हो, जब आप क्लिनिकल नॉलेज आपका चेक होता है, जो ही आपने वो किया या वो फ़ौरन अपने एग्ज़ाम के बाद जो आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है पाकिस्तान में या उससे पहले, क्योंकि चीज़ तो एग्जैक्टली वही है ना, थोड़ा सा आपने उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो बेहतर अगर आप वो करोगे तो जो गलती मुझसे हुई वो गलती मतलब आप अपने 3-4 साल, वो जो अगेन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 3-4 साल आप बचा सकते हो। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स अभी मैट्रिकुलेशन में हैं, A लेवल्स में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, और वो प्लान कर रहे हैं या विशलिस्ट कर रहे हैं कि हम डॉक्टर बने, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए कि उनको डॉक्टर बनना चाहिए या किन को बनना चाहिए? कुछ प्रेशर है हमारी सोसाइटी में, तो थोड़ा इस बारे में ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ जी, मेरे चूँकि फादर चूँकि खुद डॉक्टर थे, बट मेरे वालिद साहब की एक अच्छी बात है, उन्होंने कभी ना मुझे प्रेशर नहीं डाला था। कहीं ना कहीं मुझे ऑफ कोर्स शौक तो उन्हीं को देख के हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है या उसको इंजीनियर बना देते हो आप या उसको डॉक्टर बना देते हो। अब तो वैसे और भी स्पेशलिटी आ गई, मैं बात कर रहा हूँ जिस वक्त अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ। मेरी अपनी थ्योरी यही है कि यार काम वो करो कि जिसमें अगर आपको बगैर पैसे के भी काम करना पड़े तो आप वो कर लो। जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कार्डियोलॉजी करूँगा, अगेन पैसा तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, बट मनी इज सेकेंडरी। अगर आप किसी भी स्पेशलिटी में अगर आप अच्छे हो ना, आप पैसे बनाओगे। इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग, मतलब पैसा आप बना लोगे, बट करना वो शौक से, क्योंकि जो चीज़ आप करोगे ना अगले 30-40 साल आपने वही चीज़ करनी है। तो मतलब बोर नहीं होता। हाँ जी, तो आप अगर जिस स्पेशलिटी में आप जा रहे हो, आप ये सोचोगे कि अगर आप 60-65 साल होने के बाद अगर आप वापस मुड़ के देखो और आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने ये क्यों किया, दिस मीन्स जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। सिर्फ मेडिकल कॉलेज में आना या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना ये सोच के कि यार यहाँ पे मैं पैसे अच्छे बना लूँगा, इट श्योरेंट बी दिस वे। देखो वो कहते हैं ना, अगर मंडे अगर आपको एक्साइट करता है ना, इसका मतलब आप सही स्पेशलिटी में हो। अगर आप ये सोच के मंडे में जाओगे यार कल फिर मंडे है, मतलब कि आपकी स्पेशलिटी जो है वो गलत है। मगर अगर आपको ये सोच के जा रहे हो अच्छा मैं मंडे में कल मैं वो काम करने जा रहा हूँ जिसका मुझे दिल से शौक है, दिस मीन्स यू हैव पिक्ड द राइट स्पेशलिटी। अच्छा सर, एक बड़ा ना मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आप क्योंकि आप कार्डियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, अपनी उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, नॉर्मली आप क्या एडवाइस करेंगे कि हमें अपनी डाइट या हमें अपना वर्कआउट या हमें अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए कि हमें डॉक्टर्स का सामना लेट से लेट करना पड़े? एक एज होती है ना नॉर्मली, तो क्या कोई आप लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं लोगों को जो होना चाहिए जिसमें ये हार्ट के इश्यूज वगैरह उस तरह फेस ना करना पड़े? यार अब किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, अगेन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप प्रोग्रेस करोगे। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर हमारा हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं होता। प्रेशर चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको यही होता है, स्कोर अच्छे हों, ग्रेड्स मेरे अच्छे हों। बाय द टाइम आप एक्सेल करते आप 30s में आ जाते हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो साउथ एशियंस है उनमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारी एक्चुअली डाइट हमारी अच्छी नहीं है। उसके ऊपर स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, इस वजह से हमारे में डायबिटीज़ ये जो डिजीज़ ख़ास से कॉमन है। मेरे कुछ सीनियर्स भी ऐसे थे जिन्होंने ये US गए, सब कुछ कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा बल्कि एक सीनियर था, आई मीन ही डाइड, ही वॉज इन हिज लेट 30s।
अब आपने सब कुछ कर ले, सब कुछ आपने अचीव किया, अपने एग्ज़ाम अच्छा दिया, आपने स्कोर अच्छे लिए, आपको सैलरी बड़े अच्छे उस ब्रैकेट में भी आप चले गए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर लाइफ ही नहीं रही आपके पास तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। मैंने खुद ये चीज़ काफ़ी लेट रियलाइज़ की। अब जब टाइम नहीं, देखो अगर आप टाइम निकालना चाहो ना, टाइम निकलता है। टाइम कभी आप अगर ये सोचोगे ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं होगा, टाइम आप निकालते हो। दिन में आधा घंटा अपनी डाइट बेहतर करो। बाकी सर आपके साथ बिल्कुल अब एंडिंग सेशन में आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जो व्यूअर्स के लिए इफेक्टिव हो, कोई ऐसी चीज़, कोई मैसेज एंडिंग नोट पे आप देना चाहें? मैं वो यही कहूँगा कि यार हम लोग इंक्लूडिंग मैं भी एक टाइम पे पैसे के पीछे आप भागते हो, क्योंकि अगेन आपको फैसिनेट तो करता है, बट जब भी करियर चूज़ करना तो यार ये सोच के करना कि आपको वो क्या चीज़ एक्साइट करती है। बड़े लोग, अब मैं इफ़ आई लुक बैक इनटू माय स्कूल डेज, जो लोग शायद जिनके ग्रेड्स मेरे से अच्छे नहीं थे बट दे हैव एक्सेल्ड, उन्होंने आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने जो फील्ड सूची वो जो उन्होंने अपने लिए सेलेक्ट की वो उसमें काफ़ी अच्छे थे। तो पैसे के लिए ना कभी जाना, वो चीज़ ऑप्ट करो जो आपको एक्साइट करती है अंदर से। तो अगर आप उसमें अच्छे हो ना तो वो आपको मिलेगा। तवक्कल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे इस्लाम मतलब हमारे दीन में भी यही बात बताई गई है कि आपकी रिस्क जो है वो आपको मिलना ही मिलना, तो वो आपको मिल जाएगा। बी ऑनेस्ट अपने आप से, और अगर आप अच्छे हो उसमें तो आपको मिलेगा। मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। बाकी अगर आपके व्यूअर्स को अगर आपको कोई भी मतलब मेरे लाइक कोई भी खिदमत, तो अगर किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए, मैं अभी करंटली मैं न्यूयॉर्क में बेस्ड हूँ, आई कैन लीव माई ईमेल, आई एम वेरी मच रीचेबल। तो कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने तमाम फेजेस देखी हैं, स्पेशली मतलब मैं अपनी मेडिसिन की फील्ड की बात करूँगा। मैं वीज़ा की स्ट्रगल्स भी मैंने देखी हैं, मेरे वीज़े के डिलेज़ भी मेरे हुए। उसके बाद चूँकि मेरी इमिग्रेशन हो गई थी, बट फिर मैंने रिसर्च की स्ट्रगल, उसके बाद फैमिली लेके गया था, तो फैमिली को भी आई हैव टू रेज माई फैमिली एज वेल। तो किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, इवन बिफोर गोइंग इनटू मेडिकल स्कूल, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो डॉक्टर साहब से बड़ा अच्छा हमारा सेशन हुआ, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया उन लोगों के लिए जिस फील्ड में आना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी इस फील्ड में है और जो फर्दर अपना कैरियर प्लान कर रहे हैं कि हम किसी दूसरी कंट्री में अपनी सर्विसेज दें। और ओवरऑल आपने अपना एक्सपीरियंस दिया, बड़ा अच्छा आपके साथ रहा आज का सेशन। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच हुसैन भाई, मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।